India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। साथ ही लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब राज्यपाल द्वारा बिलों को मंजूरी नहीं देने पर आप सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। कहा, सुप्रीम कोर्ट आने पर ही राज्यपाल बिलों पर निर्णय क्यों लिए जाते हैं, राज्यपाल अंतरात्मा को तलाशें। तमिलनाडु मंत्री पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। केस को ट्रायल कोर्ट से हटाने के मुख्य न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर दी सहमति। जस्टिस आनंद वेंकटेश की तारीफ की। दिवाली से पहले यूनिटेक ग्रुप के 30,000 फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी। भुगतान के बाद मिलेगा आशियाना। फ्लैट खरीदारों को बकाया भुगतान करने का निर्देश। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के 2 अस्थायी सदस्यों के नामों में चयन और नियुक्ति पर फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चयन समिति प्रत्येक पद के लिए 2 नाम सुझाएगी। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के पास जाएंगे नाम। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए। कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों राज्यपाल केवल तभी कार्यवाही करते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को अंतरात्मा की तलाश करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं पंजाब राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल बिल का अध्ययन करके बिल पास कर रहे हैं। हम सारा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। पंजाब सरकार ने याचिका में विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। याचिका में कहा गया कि इस तरह की असंवैधानिक निष्क्रियता से पूरा प्रशासन ठप पड़ जाए। पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी में कथित देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार के 7 बिल गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के पास हैं और उस पर फैसला नहीं लिया गया। इस दौरान गवर्नर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गवर्नर ने इस मामले में उचित फैसला लिया है और शुक्रवार तक कोर्ट को इस मामले में अवगत कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार के बिल पर गवर्नर तभी फैसला लेते हैं जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस बात पर दुख जताया और साथ ही कहा कि राज्य सरकारों को इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है कि सदन से बिल पास होने पर गवर्नर उसके बारे में फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को अंतरात्मा की तलाश करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही कार्यवाही करनी चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि राज्यपाल के पास बिल को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इस पर पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल पूरी विधानसभा से पारित 7 विधेयकों को रोके हुए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये 2 राज्य हैं जहां जब किसी को अब्यूज करना हो तो सदन का सत्र बुला लिया जाता है। ऐसा संवैधानिक इतिहास में कभी नहीं हुआ है।
तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल बिल का अध्ययन करके बिल पास कर रहे हैं। हम सारा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 7 बिल पास हुए हैं, राज्यपाल कुछ कर नहीं रहे। स्पीकर ने विधानसभा को फिर से बुलाया है। विधानसभा ने 7 विधेयक पारित किए हैं। राज्यपाल बाध्य है, वे या तो विधेयक पास कर सकते हैं, लेकिन वे ये कहते हुए हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं कि सत्र खत्म होने पर आप दोबारा बैठक नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा कि कई राज्यों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दायर याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा को बुलाना पड़ता है। पंजाब सरकार के कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल से विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से बुलाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस बजट सत्र को बुलाने से इनकार कर दिया था। साथ ही एक पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री सीएम के ट्वीट और बयान काफी अपमानजनक और असंवैधानिक थे। इन ट्वीट पर कानूनी सलाह दे रहे हैं। इसके बाद बजट सत्र को बुलाने पर विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के मद्रास हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान वाले आदेश को फिर से खोलने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पोनमुडी के केस के तबादले को वापस लेने और बाद में बरी करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति N आनंद वेंकटेश की सोमवार को सराहना की है। शीर्ष अदालत न्यायमूर्ति वेंकटेश द्वारा TN मंत्री की मामले को स्थानांतरित करने और उसके बाद उन्हें बरी करने के आदेश को वापस लेने के आदेश के संबंध में पोनमुडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, भगवान का शुक्र है कि हमारी व्यवस्था में न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश जैसे न्यायाधीश हैं। कल्पना कीजिए, मुख्य न्यायाधीश के पास मुकदमे को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की शक्ति कैसे है, और इसमें एक मौजूदा मंत्री शामिल था। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास उनके जैसे जज हैं। पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला 2002 में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निर्देशालय द्वारा दर्ज किया गया था, जब अन्ना द्रमुक राज्य में सत्ता में लौटी थी। DVSC ने दावा किया कि जब पोनमुडी 1996 और 2001 के बीच DMK सरकार में मंत्री थे, तब आरोपी व्यक्तियों ने अवैध संपत्ति अर्जित की थी। इस साल 10 अगस्त को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वेंकटेश ने उस तरीके पर आपत्ति जताई जिस तरह से मामले में पोनमुडी के खिलाफ मुकदमा विल्लुपुरम जिला अदालत से वेल्लोर स्थानांतरित किया गया था। स्थानांतरण 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति T राजा और V भवानी सुब्रह्मण्यन द्वारा दी गई प्रशासनिक मंजूरी पर आधारित था। हालांकि न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि मामले में स्थानांतरण आपराधिक न्याय प्रणाली में हेरफेर करने और उसे नष्ट करने का एक सुविचारित प्रयास था। हालांकि न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि मामले में स्थानांतरण आपराधिक न्याय प्रणाली में हेरफेर करने और उसे नष्ट करने का एक सुविचारित प्रयास था। यूनिटेक बिल्डर के 30,000 घर खरीदारों को दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुशखबरी मिली है। कोर्ट ने उनके आशियाने के पोजेशन का रास्ता साफ कर दिया है। नए प्लान के मुताबिक घर खरीदारों को अपना बकाया भुगतान करना होगा, जिससे कि निर्माण में फंड की कमी न आए। साथ ही आंशिक रिफंड हासिल कर चुके घर खरीदार भी अपना विकल्प बदल सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने पहले रिफंड का विकल्प चुनने वाले घर खरीदारों को अपना निर्णय बदलने का मौका भी दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों के बीच 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की इजाजत दे दी थी। घर खरीदारों को राहत पहुंचाने के लिए और प्लान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस AAM सप्रे की सिफारिशों पर गौर करते हुए ये फैसला लिया था। यूनिटेक ग्रुप के फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 29,800 खरीदारों को दिवाली से ऐन पहले बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के यूनिटेक लिमिटेड के नए मैनेजमेंट को मंजूरी दे दी है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस MK सप्रे की सिफारिशों के बाद 49 कॉन्ट्रैक्ट देने पर और कंस्ट्रक्शन शुरू करने पर मुहर लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक प्रबंधन को सप्रे की सिफारिशों को मंजूरी देने के साथ ही आगे के कॉन्ट्रैक्ट देने की भी अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने फ्लैट्स की बिक्री में नए मैनेजमेंट की मदद के लिए सप्रे को नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिफंड का विकल्प चुनने वाले घर खरीदारों को अपना ये फैसला बदलने का एक मौका भी दिया है। ऐसे घर खरीदार जो पहले रिफंड का विकल्प ले चुके हैं, वो अब फिर से पोजीशन पर विकल्प ले सकते हैं। ऐसे ग्राहकों को ईमेल भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही आंशिक रिफंड हासिल कर चुके यूनिटेक के होम बायर्स भी अपना विकल्प बदलवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिफंड राशि का पूरा भुगतान करने के बाद विकल्प बदलने की अनुमति मिल जाएगी। कोर्ट ने घर खरीदारों को अपनी बकाया राशि का समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नए प्लान के मुताबिक वो अपने बकाया का भुगतान करते चलें, जिससे कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी रकम का इंतजाम करने में समस्या न आए और फंड्स की कमी की वजह से निर्माण को रोकना न पड़े। नए प्रबंधन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि मामले में कुछ सकारात्मक परिणाम के लिए उसे ये आदेश पारित करने की जरूरत है। उन्होंने अदालत को आगे बताया कि पूर्व जस्टिस सप्रे ने ये सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही हों। मंजूरी के मुद्दे पर अदालत ने वेंकट रमन और नोएडा के वकीलों को चर्चा करने और आम सहमति बनाने का निर्देश भी दिया। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड के लिए सरकार के नियुक्त निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक उमा शंकर के नाम को मंजूरी दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों के बीच 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की इजाजत दे दी थी। यूनिटेक ग्रुप और उसके सहायक कंपनियों पर ऑडिट फर्म ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट में कहा गया था कि घर खरीदारों के हजारों करोड़ रुपए का पैसा निर्माण के अलावा दूसरे कार्यों के लिए लगाया गया था और कुछ रकम साइप्रस जैसे ऑफशोर टैक्स हेवन में पार्क की गई थी। फॉरेंसिक ऑडिट में यूनिटेक पर गंभीर आरोप लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग या DERC के 2 सदस्यों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी बनाई है। CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने DERC के 2 सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनाई गई सिलेक्शन कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस जयंत नाथ, रमेश रंगनाथन और रिटायर्ड जस्टिस आशा मेनन शामिल किया है, जिसमें DERC के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जस्टिस जयंत नाथ को नियुक्ति किया गया है। ये सिलेक्शन कमेटी 1 महीने के भीतर DERC के 2 सदस्यों के नाम तय कर इसकी सूचना उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को देंगे। इस मामले पर दिल्ली सरकार का ये कहना था कि अगस्त में DERC चेयरमैन की अस्थायी नियुक्ति की तर्ज पर कोर्ट अपनी ओर से अस्थायी मेंबर की नियुक्ति भी कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों के नाम दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय को नियुक्ति के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही पीठ ने कहा कि समिति राष्ट्रीय राजधानी के विद्युत विनियामक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के वास्ते प्रक्रिया तय करने के लिए स्वतंत्र होगी। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग समिति को सचिवालय सहायता देंगे और उसकी बैठक आमने सामने या ऑनलाइन हो सकती है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस मामले में 4 अगस्त को इस साल दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शहर के ऊर्जा नियामक के प्रमुख पद पर नियुक्ति को लेकर उत्पन्न गतिरोध पर संज्ञान लिया था और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ को DERC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया था। चयन समिति को आदेश के 1 महीने की अवधि के भीतर सदस्यों की सिफारिश करने का निर्देश दिया जाता है। समिति को अपनी सिफारिशें दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को भेजनी होंगी। DERC के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय होने तक उपाय के रूप में इस पद के लिए न्यायमूर्ति जयंत नाथ को नियुक्त किया था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गुजरातियों को लेकर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई कर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद तेजस्वी को निचली अदालत में पेशी से छूट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AAS ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने तेजस्वी की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इस समय केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके अपराध को माफ कर दिया जाएगा। LIC और बैंक से संबंधित धन की पेशकश के बाद यदि वे भाग जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा। बीते हफ्ते तेजस्वी ने अहमदाबाद की एक निचली अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मार्च 2023 में तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि केवल गुजराती ही ठग होते हैं, बैंकों का पैसा लेकर भागने वालों को माफ किया जा रहा है। इसके बाद गुजरात के एक कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता ने उनके खिलाफ अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाए कि तेजस्वी यादव की टिप्पणी से सभी गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं। मेहुल चौकसी ने इंटरपोल के सामने दावा किया था कि उसे 2021 में भारतीय एजेंसियों ने ही किडनैप किया था। उनकी तरफ से उसे डोमिनिका ले जाया गया था, वहां से भारत ले जाने की तैयारी थी। उसके इसी तर्क को समझते हुए इंटरपोल ने उसे ये बड़ी राहत दी थी। उसके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया। मेहुल चौकसी को मिली छूट को लेकर तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची तैयार करने में राज्य सरकार की ओर से कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। यह मामला जस्टिस BR गवई और जस्टिस मिश्रा की पीठ के सामने आया। जब जस्टिस मिश्रा ने इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, इसीलिए न्यायमूर्ति गवई ने निर्देश दिया कि मामले को प्रधान न्यायाधीश के आदेशों के अधीन किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। विशेष रूप से न्यायमूर्ति मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। न्यायालय के समक्ष याचिका सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी नाम के एक संगठन ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया में खुलेआम हस्तक्षेप किया है। याचिका में कहा गया है कि ये ग्राम स्वयं सेवकों, वार्ड स्वयं सेवकों और ग्राम सचिवालयों, वार्ड सचिवालयों की भागीदारी से किया गया था, जो मूल रूप से पार्टी के सदस्य हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसीलिए चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता बनाए रखने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा केस से अलग हो चुके हैं। उन्होंने खुद को केस से अलग कर दिया है। आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची तैयार का पूरा मामला था, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को केस से अलग कर दिया है। 2 जजों की पीठ ये सुनवाई करने वाली थी। बता दें कि पदोन्नति से पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ये जज थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला अधिकारियों के उचित अधिकारों को खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए सेना के रवैये की निंदा की। पीठ ने कहा कि इस तरह का नजरिया उन महिला अधिकारियों को न्याय देने की जरूरत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिन्होंने उचित अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला अधिकारियों के उचित अधिकारों को खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए सेना के रवैये की निंदा की। पीठ ने कहा, इस तरह का नजरिया उन महिला अधिकारियों को न्याय देने की जरूरत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिन्होंने उचित अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि निर्धारित नीतिगत ढांचा यह स्पष्ट करता है कि 9 साल की सेवा के बाद सभी गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया जाना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान मामले में महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर करने के लिए मनमाने ढंग से कट ऑफ लागू किया गया था। कोर्ट ने कहा, इस संबंध में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने अपने 21 नवंबर 2022 के आदेश में सेना अधिकारियों के बयान को दर्ज किया था कि हमारे फैसले के अनुसार 150 रिक्तियां उपलब्ध कराई जानी थी। 108 रिक्तियां भरी गई हैं, इसीलिए रिक्तियों की अनुपलब्धता का आधार उपलब्ध नहीं होगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि विशेष चयन बोर्ड कर्नल के रूप में पदोन्नति के लिए को इस फैसले के 15 दिन भीतर फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पिछले 2 CR को छोड़कर सभी गोपनीय रिपोर्ट ध्यान में रखा जाएगा। विवाद को कम करने के लिए अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जून 2021 की कट ऑफ पर विचार किया जाना चाहिए।
कि जिस तरह से कट ऑफ लागू किया गया है वह भरना जाना चाहिए। 9 साल की सेवा के बाद सीआर पर विचार करना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कि विशेष चयन बोर्ड 15 दिन के भीतर गठित हो, कि 15 दिन के भीतर फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पिछले 2 सीआर को छोड़कर सभी गोपनीय रिपोर्ट ध्यान में रखा जाएगा। विवाद को कम करने के लिए अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जून 2021 की कट ऑफ पर विचार किया जाना चाहिए। जिस तरह से कट ऑफ लागू किया गया वह मनमाना है। लेकिन 9 साल की सेवा के बाद सीआर पर विचार करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि 15 दिन के भीतर फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पिछले 2 सीआर को छोड़कर सभी गोपनीय रिपोर्ट्स पर ध्यान रखा जाएगा। विवाद को कम करने के लिए अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जून 2021 की कट ऑफ पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई की कि महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि कोर्ट ने अपने 21 नवंबर 2022 के आदेश में सेना अधिकारियों के बयान को दर्ज किया था कि हमारे फैसले के अनुसार 150 रिक्तियां उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन 108 रिक्तियां भरी गई। इसीलिए रिक्तियों की अनुपलब्धता का आधार उपलब्ध नहीं होगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि विशेष चयन बोर्ड कर्नल के रूप में पदोन्नति के लिए को इस फैसले के 15 दिन भीतर फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पिछले 2 सीआर को छोड़कर सभी गोपनीय रिपोर्ट ध्यान में रखी जाएगी। विवाद को कम करने के लिए अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जून 2021 की कट ऑफ पर विचार किया जाएगा। अब आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसमें महिला सेना अधिकारियों की पदोन्नति की बात की गई थी। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इसकी जानकारी देंगे। इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स ने इक्वालिटी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। इक्वालिटी अलोंग देयर मेल काउंटरपार्ट्स। सालों के लिटिगेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये नोट किया कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आर्म फोर्सेस को डायरेक्ट किया कि विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाए। विमेन ऑफिसर्स की ये कंप्लेंट थी कि जो स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड 3 ने जनवरी में अपने रिजल्ट्स डीक्लासिफाई किए हैं, जहां 108 विमेन ऑफिसर्स को ही प्रमोट किया गया, वहां पर 150 पोस्ट खाली थी। कोर्ट ने हेल्ड किया कि विमेन ऑफिसर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा और ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से एप्लीकेशंस को एम्पैनलमेंट के लिए डिनाई किया जा रहा है वो आर्बिट्री है नेचर में। द कोर्ट स्टेटेड the attitude has been to find some way to end the just entitlement of the women officers. Such an approach does disservice to the need to provide justice to women officers who have fought a long and hard battle to receive just entitlement. तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.